कक्षा 11 अर्थशास्त्र में दूसरा चैप्टर मूलभूत ख्याल और संकल्पनाओं में आज का हमारा टॉपिक है संपत्ति के प्रकार। तो संपत्ति के प्रकार मुख्य रूप से दो तरीके से आपकी किताब में दिए गए हैं। एक है व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति और दूसरा है राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। तो व्यक्तिगत संपत्ति तो आपको पता ही है कि जो भी संपत्ति की मालिकी और उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत हो, किसी व्यक्ति के पास हो, तो वो व्यक्तिगत संपत्ति होगी। और जिस संपत्ति की मालिकी और उसका उपयोग समाज या समूह के द्वारा किया जाता है होगा तो उसे सामाजिक संपत्ति कहते हैं। दूसरा आता है राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति। तो जो भी संपत्ति है जिसकी मालिकी राष्ट्र की होती है तो वो राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। जैसे हमारे देश की नदी होगी, रेगिस्तान है, सार्वजनिक मार्ग होते हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, म्यूज़ियम वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें राष्ट्रीय हैं क्योंकि वो हमारे राष्ट्र के अंदर होती हैं। और इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है कि जो भी संपत्ति की मालिकी हमारे राष्ट्र की नहीं होगी तो ऐसी संपत्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियाँ कहलाती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका कल्याण। हमने संपत्ति और कल्याण दोनों को साथ में देखा था, तो संपत्ति का यहाँ पे पूर्ण होता है। उसके बाद टॉपिक आता है कल्याण। तो कल्याण यानी कि वेलफेयर, जिसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति हैं उनका आर्थिक स्थिति में सुधार हो, उनकी परिस्थिति अच्छी हो, तो वो उनका कल्याण हुआ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में कल्याण दो तरह से समझ सकते हैं, व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक कल्याण। तो जब हम अर्थशास्त्र में कल्याण की बात करेंगे तो वो सामूहिक कल्याण की बात होगी, व्यक्तिगत कल्याण की बात नहीं होगी, क्योंकि अर्थशास्त्र का मतलब ही यही है कि पूरे राष्ट्र को एक साथ किस प्रकार से आगे ले जाना है, किस प्रकार से जो भी व्यक्ति हैं तो प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार बढ़ानी है, हर एक व्यक्ति की परिस्थिति किस प्रकार सुधारनी है और उससे देश की परिस्थिति किस प्रकार सुधरेगी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में योजनाएं बनाएं। तो अर्थशास्त्र में इन सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। तो इसलिए व्यक्तिगत कल्याण को यहाँ ध्यान में नहीं लिया जाता है, सामूहिक कल्याण को ध्यान में लिया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है संपत्ति और कल्याण का संबंध। तो संपत्ति और कल्याण का संबंध दोनों को इस तरह से देख सकते हैं कि व्यक्ति की संपत्ति में बढ़ोतरी होगी तो उसके कल्याण में भी बढ़ोतरी होगी। व्यक्ति के पास जितनी अधिक संपत्ति आएगी उसकी परिस्थिति उतनी ही अच्छी होगी, वो आर्थिक गति उसकी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन व्यक्ति की परिस्थिति में सुधार होने से देश की परिस्थिति में सुधार होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। देश की संपत्ति बढ़ेगी तभी देश आगे आ सकता है, लेकिन देश की जो संपत्ति बढ़ रही है, देश का जो आगे आने का कार्य हो रहा है वो कुछ ही लोगों तक सीमित हो, उसका बंटवारा कुछ ही लोगों तक सीमित हो। अगर इस प्रकार होगा तो हर एक व्यक्ति आगे नहीं आ सकता है। तो ये भी देखना जरूरी है कि अगर हमारे देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है तो वो देश के हर एक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचे, ये भी देखना अत्यंत जरूरी है। तो यहाँ पे संपत्ति और कल्याण का संबंध, ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूर्ण होता है। उसके बाद उत्पादन के साधन, ये अगला टॉपिक आता है आपका उत्पादन के साधन। तो आपको पता ही है कि मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो अमर्यादित होती हैं। आज मनुष्य की आवश्यकता कुछ है, कल कुछ होती है, दिन प्रतिदिन आवश्यकताएं बढ़ती ही जाती है। तो जिसके लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन लगातार करना आवश्यक है, उसकी पूर्ति होनी आवश्यक है। मनुष्य की आवश्यकता जिस प्रकार बढ़ती है उसी प्रकार से उसकी वस्तु और सेवा का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। साथ में मनुष्य है तो मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट करने के लिए वस्तु और सेवा को उपयोगी स्वरूप अब देने लग गए हैं। यानी कि अब इस प्रकार की वस्तुएं आ गई है कि जो पहले के समय में नहीं थी, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं परिवर्तित हो गई हैं। तो इस प्रकार जो भी वस्तु है उसको बदल करके हमने वो तुष्टि गुण देखा था, स्वरूप तुष्टि गुण, स्थान तुष्टि गुण, समय तुष्टि गुण। तो ये सारे तुष्टि गुणों के द्वारा
जो भी वस्तु है वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो, हमको जब चाहिए तब प्राप्त हो जाए, जिस स्वरूप में चाहिए उस स्वरूप में प्राप्त हो, तो उससे उसकी उपयोगिता बढ़ती है। तो उसको उस प्रकार से बनाना यानी कि उत्पादन के साधनों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ उत्पादन के साधन का अर्थ दिया हुआ है कि स्थान, स्वरूप और समय बदलने से वस्तु के तुष्टि गुण में तथा उपयोगिता मूल्य में बढ़ोतरी होती हो तो यह उत्पादन प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में मदद करने वाले विषयों को उत्पादन के साधन कहते हैं। कि स्थान, स्वरूप, समय ये चीज़ें बदल करके व्यक्तियों को उसके तुष्टि गुण यानी कि संतुष्टि में परिवर्तन किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाती है, और इसके लिए जिन भी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है उसे उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के मुख्य 4 साधन हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये अभी 11th में आता है, 12th में भी आता है, आगे भी आएगा कि उत्पादन के मुख्य 4 साधन हैं जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो जिसमें भूमि, पूंजी, श्रम, नियोजक, ये 4 साधन आपको याद रखने हैं, और इन्हीं के द्वारा राष्ट्र आगे आ सकता है, इन्हीं के द्वारा देश की प्रगति संभव हो सकती है। तो अगला टॉपिक है उत्पादन के 4 साधनों का परिचय। इसको हम अगले वीडियो में सविस्तार समझेंगे।